हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव आनुवंशिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों या गुणों का अध्ययन किया जाता है, मानव आनुवंशिकी कहलाती है। यानी क्या कह सकते हैं, साइंस की एक ब्रांच होती है मानव आनुवंशिकी, जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसको बताती, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, मानव आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। फिर आता है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो इन आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में क्या करते हो, हेल्प करते हो, सहायता करते हो, उनको हम लोग आनुवंशिक पदार्थ कह देते हैं। इन आनुवंशिक पदार्थ में जो आपका पदार्थ है मेन, वो कौन सा है? डीएनए। क्लियर है। डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल, है ना। तो इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसकी जो खोज करता थे डीएनए के, वो कौन थे? फ्रेडरिक मिशर थे। खोजा था इसको फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसकी जो संरचना बताई गई थी, ये डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, इस डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। संश्लेषण जो किया गया था डीएनए का, कॉर्नबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका संश्लेषण किया था। तो आपको ध्यान क्या रखना है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। खोजकर्ता कौन थे जिन्होंने खोजा था इसको? तो फ्रेडरिक मिशर ने खोजा, ठीक है। संरचना किसने बताई? तो वाटसन एंड क्रिक ने बताई। संश्लेषण किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर इसकी संरचना देखें, डबल हेलिकल मॉडल होता है इसका, यानी कि द्विकुंडलित संरचना होती है, ठीक है। इनके दो कुंडलों के बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक जो हेलिकल होता है इनका, एक यानी जो कुंडली संरचना होती है, उसका जो टोटल देख लेते हैं दूरी, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, यानी 34 एंगस्ट्रॉम में होती है। अगर इसका आधा एक देख लें कुंडल, तो जब पूरा का 20 एंगस्ट्रॉम है तो आधा कितना हो जाएगा? 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर है। फिर एक जो कुंडल होता है, इसकी जो एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे संरचना होती है, तो उसका जो चौड़ाई होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीज ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। फिर इसमें जो ये जो आपको संरचनाएं दिख रही है, ये सब नाइट्रोजनी बेस है, यानी नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। क्लियर। तो कैसी संरचना होती है? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है। किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था। फिर आता है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? तो आनुवंशिक गुणों को संग्रहित करने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन जालक गुणसूत्र कहलाता है। क्या कह रहा है? आनुवंशिक गुणों को संग्रहित करने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन जालक एक होते, जालक में संरचना बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कि हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग जो किसने किया था? वॉल्डेयर ने किया था। क्लियर है। किसने किया था? शब्द का प्रयोग वॉल्डेयर ने किया था। स्ट्रासबर्गन ने भी इस पर क्या किया था? महत्वपूर्ण योगदान इसके बारे में दिया था, ठीक है। गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? कायिक गुणसूत्र। दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को हम लोग ऑटोसोम्स कह देते हैं, ठीक है। लिंग गुणसूत्र को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के तो गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम कहते हैं हम लोग, है ना। तो जो कायिक गुणसूत्र है वो 22 जोड़ी है। कितने हैं? 22 जोड़ी। जबकि आपके लिंग गुणसूत्र जो है वो एक जोड़ी है। टोटल कितने होते हैं मनुष्य में गुणसूत्र? तो 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, जिसमें से 23 जोड़ी हम लोग उसको कहते हैं जोड़ी के रूप में। तो जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं या कायिक गुणसूत्र होते हैं, ये क्या होता है? नर और मादा में एक समान होते हैं। क्लियर। जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है, यही क्या करता है? नर और मादा बनने में हेल्प करता है। यही इन्हीं दोनों को, इन्हीं को अलग करने का जो कार्य करता है वो लिंग गुणसूत्र करता है, जिसमें XX और XY गुणसूत्र बनता है। XX गुणसूत्र जो होता है वो मादा गुणसूत्र को इंडिकेट करता है, यानी बताता है, ठीक है। और XY गुणसूत्र जो होता है वो आपको किसका बताता है? नर गुणसूत्र को बताता है। क्लियर है। यानी जो संतान उत्पत्ति होती है उसमें जो बच्चा नर होगा कि मादा होगा, क्लियर, यानी पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, ना कि मादा के गुणसूत्र पर। क्लियर है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो पुत्र या पुत्री होने की जो संभावना होती है किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करती है? तो पिता के गुणसूत्र पर, यानी कि नर के गुणसूत्र पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि उसमें X और Y दोनों होते हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर देखते हैं जीन। जीन क्या होता है? तो जीन आपको पता है सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण करने वाली आनुवांशिक इकाई जीन कहलाती है। जीन भी क्या होता है? जो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, उसकी जो एक छोटी सी इकाई होती है उसको बोल देते हैं क्या हम लोग? जीन कहते हैं। जीन शब्द को सबसे पहले किससे दिया था? तो जॉनसन ने दिया था ना। बेटसन ने भी हालांकि इसके बारे में बताया था। फिर आता है एलील। एलील क्या है? जीन के तुलनात्मक लक्षणों की इकाई क्या कहलाती है?
एलील कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्स कोई गुणसूत्र है ना, तो ये जो जीनिक अवस्था बन रही है ना, तो इसमें से एक जो अलग कर देते हैं, एक्स को अलग कर दिया जाए, वाई को अलग कर दिया जाए, तो ये जो अलग अलग बनेंगे इनको हम लोग एलील कहते हैं। यानी जीन के जो तुलनात्मक लक्षणों की इकाई है वो क्या कहलाती है, एलील कहलाती है। क्लियर है। अच्छा, फिर देखते हैं गुणसूत्री विकार। विकार का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो अगर सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, विकार कह देते हैं, या रोग कह देते हैं, या बीमारी कह देते हैं। क्लियर है। तो गुणसूत्री विकार क्या होते हैं, वे विकार जो गुणसूत्र की डिसबैलेंस की वजह से, यानी जो गुणसूत्र में असंतुलन हुआ होगा उसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार कह देते हैं। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अब कह रहा है गुणसूत्री विकार में कौन कौन से, जैसे डाउन सिंड्रोम एक होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम में आपको पता है गुणसूत्र क्या होता है, एक बढ़ जाता है इसमें, 45 के 46 की बजाय कितना हो जाएगा, 47। नाम में डाउन है लेकिन बढ़ कितना रहा है, गुणसूत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपका टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी 46 होने होते हैं लेकिन वो कितने जाते हैं, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम को हम लोग मंगोली जड़ता के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम में क्या था, एक गुणसूत्र कम हो गया, यानी 45 हो गए थे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है। अब आप कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता, जैसे मैंने बताया, लक्षण इसके कैसे होते हैं, मत्था आगे की तरफ उभरा होता है, ओंठ मोटे हो जाते हैं, नाक पिचकी रहती है ना, इस तरह से कुछ लक्षण होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत लाए जाते हैं, आते हैं। ठीक है। ऐसे करके फिर ये आपके गुणसूत्री विकारों में आ जाता है। फिर लिंग संलग्न लक्षण। लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं, एक्स लिंग संलग्न लक्षण एक होता है, फिर होता है वाई लिंग संलग्न लक्षण, फिर होता है एक्स वाई लिंग संलग्न लक्षण। एक्स लिंग संलग्न लक्षण जो संलग्न लक्षण होते हैं, इसमें इसका मतलब होता है कि इसमें मादा के जो लक्षण होंगे उनको उनके बारे में बताया जाता है। क्यों, क्योंकि एक्स आपको पता है, एक्स लक्षण किसका होता है, मादा का, एक्स गुणसूत्र जो होता है। वाई में क्या हो जाएंगे, इसमें पुरुष के जो लक्षण होते हैं, यानी जो नर के लक्षण होते हैं, लैंगिक लक्षण, वो इसमें बताए जाते हैं, तो उसको हम लोग वाई संलग्न लक्षण कह देते हैं। एक्स वाई में क्या होता है, दोनों का सम्मिश्रण होता है, यानी एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र मिलकर के जो गुणसूत्र बनता है या जो लक्षण प्रकट होता है उसको हम लोग एक्स वाई लक्षण, एक्स वाई संलग्न लक्षण के नाम से जानते हैं। ये जो एक्स वाई लक्षण होता है आपको पता है ये पुरुष में पाया जाता है। क्लियर है। नहीं, नर के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई होता है ना, एक्स वाई के गुणसूत्र का समूह होता है। ठीक है। फिर आता है वंशांगत रोग। वंशांगत रोग क्या होते हैं, वे रोग जो वंशांगत हो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग ट्रांसफर हो रहे हैं। लक्षण ट्रांसफर होते हैं तो अनुवांशिक लक्षण है ना, तो वैसे ही एक रोग ट्रांसफर जो होते हैं, जो अनुवांशिक रूप से रोग ट्रांसफर हो रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुवांशिक रोग या वंशांगत रोग के, वंशांगत रोग के नाम से। इसमें पहला आपका एक एग्जांपल मैंने लिया हीमोफीलिया, एक लिया वर्णांतर। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है कि विटामिन के की कमी से पहली बात तो ये रोग होता है। ठीक है। और ये वंशांगत रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, यानी प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसमें विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जमने में असुविधा हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए कहीं चोट लगती है किसी व्यक्ति को, तो जो उसका रक्त का स्राव निरंतर होता रहेगा, उसी स्राव से क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी क्या कहेंगे, हीमोफीलिया क्या है, एक वंशांगत रोग है जो विटामिन के की कमी से होता है। होता क्या है इसमें, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्लियर है। यदि चोट वगैरह लगती है तो रक्त क्या निरंतर बहता रहता है, जिसके एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी अति रक्त स्राव हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। फिर आता है वर्णांता। वर्णांता भी अनुवांशिक रोग, लेकिन इसमें क्या है, इसमें रंग से रिलेटेड होता है, यानी जो कुछ रंग होते हैं जो व्यक्ति नहीं देख पाता है। जैसे इसमें जो दो मुख्य जो रंग है, लाल और हरा, लाल और हरा रंग जो होता है व्यक्ति देखने में असमर्थ हो जाता है, तो उसकी स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्णांता कहते हैं। क्लियर है। वर्णांता पुरुष में जब होती है तो इसमें एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र जो होता है उसमें एक्स गुणसूत्र के ऊपर एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वर्णांध है। क्लियर है। अगर कोई डॉट नहीं लगा एक्स और वाई दोनों के ऊपर तो वो सामान्य पुरुष होता है। यही सेम चीज अगर स्त्रियों में देखी जाए तो अगर एक्स एक्स होता है विदाउट एनी डॉट्स, यानी एक्स के ऊपर कोई भी डॉट नहीं रहते हैं, तो उसको बोल देते हैं क्या हम लोग, सामान्य स्त्री कह देते हैं। एक्स एक्स दोनों गुणसूत्र हैं, लेकिन एक एक्स के ऊपर गुणसूत्र के ऊपर डॉट लगा हुआ था, तो ये डॉट इंडिकेट करता है क्या कि वो जो महिला है वो कैसी वाहक है, यानी उसको कुछ रंग देखने में समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर तीसरा जो होता है एक्स 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 दोनों है, लेकिन एक एक्स के ऊपर नहीं, दोनों एक्स के ऊपर यहाँ पर क्या लग जाएगा, डॉट। एक एक्स पे लगेगा तो वाहक स्त्री हो जाएगी, लेकिन दोनों एक्स के ऊपर अगर डॉट लग रहा है तो उसको बोल देते हैं क्या हम लोग, वर्णांध स्त्री, यानी उसको लाल और हरा रंग पूरी तरह से नहीं दिखता है सही से। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो वर्णांतर हीमोफीलिया दोनों क्या है, वंशांगत रोग के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है सिकिल सेल रक्ताल्पता। सिकिल सेल रक्ताल्पता क्या होती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होने से हीमोग्लोबिन का आकार विकृत हो जाता है। जो ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के अंदर सुचारू मात्रा में होना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है कि उसमें क्या हो जाती है, कुछ कमी आ जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है। जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो आकार होता है वो विकृत हो जाता है, यानी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रह जाता है। ठीक है। तो इस तरह का हो जाता है।
तो विकृत आकार हो जाता है जिससे आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। तो इससे आरबीसी जो होती है यानी रेड ब्लड कार्बसेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो हंसियाकार होती है, हंसिया के आकार की हो जाती है। ठीक है, तो रुधिराणु के विकृत होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, सिकल सेल रक्ताल्पता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऐसे एक रक्ताल्पता होता है जिसको एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। उसमें क्या होता था, तो विटामिन B12 की क्या हो जाती थी, उसमें कमी हो जाती है, यानी विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता था उसको हम लोग एनीमिया यानी रक्ताल्पता कहते हैं। सिकल सेल रक्ताल्पता क्या है, तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का आकार विकृत हो जाता है जिससे आरबीसी जो होती है वो हंसियाकार आकार में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, सिकल सेल रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, अनुवांशिकी बताया। ठीक है, मानव अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिक पदार्थ बताया, गुणसूत्र, गुणसूत्रों के प्रकार, गुणसूत्र के प्रकार बताए, जीन, एलील, गुणसूत्रीय विकार बताए, लिंग संलग्न लक्षण, वंशांगत रोग, सिकल सेल रक्ताल्पता बताया। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक टॉपिक लेकर आए थे, मानव अनुवांशिकी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।